हाँ जी, नमस्कार सभी को। नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपने नानक क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर पीटीआई का जो सेकंड पेपर है उसकी यूनिट नंबर 7 अपने शुरू कर दी है। अगर आपका सहयोग अच्छा रहा तो आपको यूनिट नंबर ये 7 के साथ साथ में पेपर सेकंड की टोटल आपकी 8 यूनिट है, आठों की आठों आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। तो उसी क्रम के अंदर आज अपनी शुरू हो गई है एनाटॉमी यूनिट नंबर 7। और जिसने नहीं देखा सिलेबस मैंने कल की क्लास के अंदर आपको कंप्लीट बता दिया है कि इस यूनिट नंबर अपने जो 7 है इसके अंदर क्या क्या करना है। तो लेकर के भगवान का नाम, गणेश जी का आशीर्वाद ले लो और अपने आगे अब शुरू कर रहे हैं आज से यूट्यूब पर यूनिट नंबर 7 एनाटॉमी। अब देखो भाई, एनाटॉमी अपने पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी है क्या। वैसे तो मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था, आप हेडिंग लगा सकते हो एनाटॉमी यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 एनाटॉमी। यूनिट 7 एनाटॉमी। अब एनाटॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर इसका हिंदी नाम आपको पता है तो यहां से एक क्वेश्चन जो बनता है इसका उत्तर आप सीधा दे सकते हो। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। क्या बोला? शरीर रचना विज्ञान। बाकी सबको छोड़ो, इतना देखो रचना। और किस चीज की रचना? हमारे शरीर की रचना। यानी एनाटॉमी के बारे में किस चीज का अध्ययन किया जाएगा? तो शरीर की रचना, यानी कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चर, हमारे शरीर की बनावट कैसी है, किस प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है, उसके बारे में जो है अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो इस एनाटॉमी के अंदर किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि शरीर की रचना या बनावट का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो वो कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है? एनाटॉमी के अंदर किया जाता है। एक और होती है इसकी शाखा फिजियोलॉजी। दोनों में कंफ्यूजन होती है। फिजियोलॉजी के अंदर तो करते हैं क्रियाविधि, यानी कार्य कैसे करता है शरीर उसका अध्ययन। बना कैसे उसका अध्ययन किस में करेंगे? एनाटॉमी के अंदर। और एनाटॉमी ही हमारी यूनिट नंबर 7 का नाम है। समझ गए एनाटॉमी का मतलब क्या है? अब इस एनाटॉमी के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है वो अपने बात कर चुके हैं। तो उसी क्रम के अंदर अपने सबसे छोटी जो इकाई है वहीं से ही शुरू कर रहे हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था, तो हेडिंग लगा लो भाई, कोशिका। कोशिका यानी सेल। कोशिका यानी सेल। कोशिका या सेल। तो कोशिका या सेल जब अपने पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? देखो, कोशिका और हमारा जो पहले देखो हमारा जो सिलेबस है कल की क्लास में जो अपने पढ़ा था उसके अंदर देखो कैसे लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है कोशिका, फिर लिखा हुआ है आगे उत्तक, और उसके बाद में लिखा हुआ है आगे अंग। यहां तक अपने सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। इसको मैं दो शब्द और आगे बढ़ाता हूं। देखो, अंग के बाद में मैं लिख रहा हूं अंग तंत्र। क्या लिखा मैंने? अंग तंत्र। और इसके बाद में लिख दिया मैंने शरीर। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? तीर का निशान देखो इधर जा रहा है, मतलब सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से मिलकर के बने उत्तक, उत्तक से मिलकर के बनते हैं अंग, अंग मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र, और उससे हमारे किसका निर्माण होता है? शरीर का। तो इस शरीर की रचना कैसे हुई? इन सब से मिलकर के हुई है ना। तो ये शरीर और इस शरीर की रचना का जो अध्ययन है वो ही क्या है? हमारी एनाटॉमी। तो इसका मतलब कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यदि पूछा जाए तो वो क्या है? कोशिका। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कोशिका क्या है? हमारे शरीर की, हमारे शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। अब ये वाली यूनिट ही पहले क्यों शुरू की आपको पता है? क्योंकि ये जो एनाटॉमी है ना, इसका कितना महत्व है? आपके एग्जाम के अंदर एनाटॉमी टोटल आती है कितने नंबर की? 40 नंबर की है भाई, 40 मार्क्स की है।
इसका मतलब समझ रहे हो, 40 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं यहां से। और अब YouTube पर जो बच्चे देख रहे हैं उनके अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारी ऑफलाइन क्लासें पीछे के जो आपका एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड उसके अंदर लगाई होगी, तो जिन्होंने हमसे पढ़ा है उनको पता है कि ये जो 20 क्वेश्चन पीछे के जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे उनमें से 90% क्वेश्चन जो थे वो हमारे पढ़ाए हुए में से ही आए थे। तो इतना आपको भरोसा बना करके रखना है कि जितना अपने यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें से ही आएगा। उससे बाहर एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन उससे बाहर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा करो तो 2, यानी 18 यानी 36 नंबर का जो आपका ये जो मैटर है ये आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। बच्चे जो होते हैं वो इसके बायोलॉजी का ही पार्ट है, ये बायोलॉजी की शाखा है तो बायोलॉजी का नाम सुन करके डरते हैं, लेकिन इतना आसान शब्दों के अंदर आपको करवा दिया जाएगा कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो बच्चे पुराने हैं वो एक बार कमेंट करके और बताओ कि ये जो हमने जो जितना पढ़ाया था उसमें से पीछे के जो एग्जाम हुआ था आपका उसके अंदर आया था या नहीं आया था। तो क्या है, कोशिका, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई है, अंग नहीं है। ये ध्यान में रखना है, सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है कि सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई सेल, और सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो कोशिका है उसका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है। तो उस शाखा का नाम यदि अपने से पूछेंगे तो उस शाखा का नाम क्या होता है, उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर ही अध्ययन किया जाता है किसका, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसको, साइटोलॉजी। क्या, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कहीं पर साइटोलॉजी भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश के अंदर साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। अब बात आती है कि ये जो साइटोलॉजी मैंने लिखा, ये साइटोलॉजी टर्म यानी कि ये जो साइटोलॉजी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया। ये साइटोलॉजी जो शब्द है, ये साइटोलॉजी जो टर्म है ये किसके द्वारा दी गई। तो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था हर्टविंग। क्या नाम था, हर्टविंग। हर्टविंग के द्वारा साइटोलॉजी शब्द दिया गया। समझ रहे हो ना, अगर पूछा जाए ये साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया तो वो थे हर्टविंग। एक और यहां से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या है क्वेश्चन, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी उन्हीं को कहते हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किन्होंने की थी, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो ये रॉबर्ट हुक ही कहलाते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक को ही कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये जितने भी मैंने यहां पर ब्रैकेट के अंदर बंद किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो कोशिका शब्द ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फिर बात आती है कि कोशिका का अध्ययन अपने कर रहे हैं तो विज्ञान की किसी ना किसी शाखा के अंदर तो करेंगे, तो जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। और एक बात और बता दूं, जहां पर भी आपको ये साइटो शब्द दिखाई दे वो हमेशा कोशिका से संबंधित ही होता है। समझ रहे हो ना, साइटो शब्द जहां भी दिखाई देगा किससे संबंधित होगा, कोशिका से। अब ये साइटोलॉजी शब्द हर्टविंग के द्वारा दिया गया, और अगर पूछा जाए कौन सी भाषा का है तो ये लैटिन भाषा का शब्द है भाई। ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है यदि पूछा जाएगा तो आप करोगे इसको लैटिन भाषा। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द साइटोलॉजी, और फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। ये जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक, अब कहानी शुरू होती है यहां से।
रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 के अंदर, कब 1665 में क्या किया इन्होंने कोशिका की खोज। ये सबको आपको पता होगा कि कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई, तो 1665 के द्वारा अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। अब बात आती है कि ये जो खोज की गई ये किसके अंदर की गई थी, तो ये खोज की गई थी कोरक के टुकड़े में। किसके टुकड़े में भी, कोरक के टुकड़े में। अब मतलब समझ रहे हो क्या, कोरक के टुकड़े का मतलब क्या है। कोरक के टुकड़े का मतलब है लकड़ी का कोई एक टुकड़ा, उसको जब काटते गए तो लास्ट के अंदर एक बिल्कुल पतली सी झिल्ली बची, और उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया कोशिका। अब कोरक का टुकड़े की यदि बात करूं तो कोरक का टुकड़ा जो है, मिक्स हो गया, दोबारा लिखते हैं, देखो किसके अंदर की गई थी, कोरक के टुकड़े में। कोरक के टुकड़े में कोशिका की खोज की। अब कोरक का टुकड़ा मैंने बताया किसका था, लकड़ी का। तो लकड़ी कैसी होती है, मृत। तो इसका मतलब इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो वास्तव में कैसी थी, वो वास्तव में थी मृत कोशिका थी। यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई वो किस प्रकार की कोशिका थी, तो वो थी हमारी मृत कोशिका थी। क्वेश्चन यहां से तो सीधा पूछता है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। वो वास्तव में किस प्रकार की कोशिका थी, मृत कोशिका। किस में खोज की, कोरक के टुकड़े में। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आपको मैंने क्या बोला, मृत कोशिका, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो बिल्कुल सही सवाल आ रहा है आपके दिमाग के अंदर कि जीवित कोशिका की खोज, यहां पर मैं लिख रहा हूं और स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि अब वो क्वेश्चन हो गया पुराना, ये वाला है नया। तो क्या क्वेश्चन आता है भाई, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन। जीवित कोशिका की खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ल्यूवेन हुक। ये थे रॉबर्ट हुक, और ये कौन है, ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक। तो ल्यूवेन हुक के द्वारा खोज की गई थी किसकी, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा, ल्यूवेन हुक। और ल्यूवेन हुक ने और भी बहुत सारी चीजों की खोज की थी। ये किसी लैब के अंदर काम करते थे, इनके पास में था एक लेंस। तो ये वैज्ञानिक थे, तो इनको हर चीज के बारे में जानने की जो है तमन्ना होती थी। तो इन्होंने जीवित कोशिका को देखा, इसके अलावा इन्होंने अपने पसीने को देखा। जब पसीने को देखा तो उसके अंदर दिखाई दिए बैक्टीरिया। तो अगर पूछा जाए बैक्टीरिया की खोज किसने की, या बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को किसने देखा, तो वो भी किसके द्वारा देखा गया, इन्हीं के द्वारा देखा गया। उसके बाद में इन्होंने अपने स्पर्म को देखा, जिसके अंदर इनको दिखाई दिए थे शुक्राणु। तो सर्वप्रथम शुक्राणु को किसने देखा, तो भी बात किसकी आएगी, ल्यूवेन हुक की। उसके बाद में शुक्राणु को देखने के बाद, शुक्राणु शुक्राणु को भी किनके द्वारा देखा गया, इन्हीं के द्वारा। फिर उसके बाद में इन्होंने अपने रक्त को देखा, और रक्त के अंदर इनको दिखाई दिया आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। तो पूछा जाए कि लाल रक्त कोशिकाओं को भी किसने देखा, तो लाल रक्त जो कोशिकाएं थी उनको भी इनके द्वारा ही देखा गया था। तो समझ में आ गया, कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक, बैक्टीरिया को, शुक्राणु को और लाल रक्त कोशिकाओं को इनके द्वारा देखा गया। सीधा अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखोगे कि जब पसीने को देखा उसमें दिखाई दिया जीवाणु, स्पर्म को देखा उसके अंदर दिखाई दिया शुक्राणु, और जब रक्त को देखा उसके अंदर दिखाई दिया आरबीसी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो ल्यूवेन हुक को, कि ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की जो है खोज की थी। यह हमारी जीवित कोशिका और जीवित कोशिका की खोज करने वाले ल्यूवेन हुक वैज्ञानिक। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से जो ये कोशिका का सामान्य परिचय है, ऐसे आप ऊपर हेडिंग लगा सकते हो कि कोशिका का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अध्ययन किसके कौन सी शाखा में किया जाता है, खोज किसने की थी, जीवित कोशिका को किसने खोजा, इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट लाइन, कोशिका सिद्धांत स्लेडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था कोशिका का सिद्धांत। तो नेक्स्ट अपने क्या देखेंगे, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, तो हेडिंग लगा सकते हो आप, कोशिका का सिद्धांत। ये कोशिका का सिद्धांत, इसकी जो बातें हैं ना वो तो आप हमेशा बोलते रहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये बातें जो बोल रहे हैं ये किसके अंदर अपने पढ़ते हैं, यानी ये बताई किसने थी। तो जो बातें मैं अभी आपको बताऊंगा आपको पता चलेगा कि वो बातें आपके ध्यान में है। अब कोशिका का सिद्धांत, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का सिद्धांत दिया किसने था। तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक, एक का नाम था स्लेडेन, एक का नाम था स्लीडेन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था स्वान। ये दो वैज्ञानिक स्लेडेन और स्वान, इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। और क्या बातें बताई गई, तो इनके द्वारा दो बातें इनके द्वारा बताई गई, दो बातें इनके द्वारा बताई गई। और वो दोनों बातें क्या है, तो नंबर एक, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। और दूसरी बात, प्रत्येक शरीर के सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ये दोनों बातें बताई गई स्लीडन और स्वान के द्वारा, और दोनों ही आपने पढ़ी हुई है कि सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो है कोशिका। ऐसे लिखो, हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। क्या लिखोगे, हमारे जो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब जिससे मिलकर के हमारा शरीर बना है, वह क्रियात्मक यानी कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई भी कौन सी है, तो वो भी कोशिका ही है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है भाई, कोशिका। ये पहली बात किसके द्वारा बताई गई, स्लीडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत। और दूसरी बात क्या बताई गई कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। समझ रहे हो, प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना है, कोशिका से मिलकर के, कोशिका से मिलकर के बना है। तो दोनों बातें किसके द्वारा बताई गई, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत ये दोनों बातें बताई गई। लेकिन एक इसका अपवाद है, हर चीज का कोई ना कोई अपवाद होता है, तो इसका भी एक अपवाद है। जिस प्रकार से अब मैं क्लास ले रहा हूं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये क्लास पसंद आ रही है, लेकिन कुछ अपवाद भी होंगे जो इसको लाइक करने के बजाय डिसलाइक भी करके जाएंगे। तो ऐसे भी होते हैं। तो हर चीज के अंदर कोई ना कोई अपवाद होता है, जरूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। तो जिसको ये क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो हमारे को मोटिवेट करने के लिए भी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों के पास में ये पहुंच सके, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सबका जो है मोटिवेशन मिलता है किसी ना किसी प्रकार से, और मोटिवेशन से ही अब आप भी कहते होंगे कि हमारे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, तो उसी प्रकार से आप भी हमारे को मोटिवेट करो, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक और शेयर करो। तो इसका अपवाद क्या होता है, तो इसका अपवाद होता है भाई वायरस। वायरस क्यों होता है वायरस इसका अपवाद, क्योंकि वायरस के शरीर में किसी प्रकार की कोशिका नहीं होती है। वायरस जो होता है इसको कहा जाता है सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है ये या तो आरएनए वायरस होता है या डीएनए, यानी या तो सीधा आरएनए से बनेगा या डीएनए से। ये जब तक हमारे शरीर से बाहर पड़ा है, जैसे कोरोना वायरस बाहर पड़ा, ये निर्जीव के समान पड़ा रहेगा।
यानी ऐसा मान लो कि ये मरने की एक्टिंग करता है, हमारे शरीर से बाहर पड़ा है तो ऐसा लगता है खत्म है, लेकिन जैसे ही इसको कोई ना कोई शरीर मिलता है तो उसके अंदर जैसे ये प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने के बाद में ये किसकी तरह कार्य करता है, सजीव की तरह कार्य करता है। तो इसलिए इसको निर्जीव और सजीव के मध्य योजक कड़ी। और इसको इसका अपवाद क्यों कहा, क्योंकि इसका शरीर कोशिका से मिलकर के नहीं बना होता। तो समझ में आ गया होगा आपको कोशिका का ये सिद्धांत। इसके बाद में आए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं रुडोल्फ विर्चो। नाम क्या था वैज्ञानिक का, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो कोशिका सिद्धांत जो स्लीडन और सवान के द्वारा दिया गया, इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया। तो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। और इनके द्वारा बताया गया, क्या बताया गया, कि हमारे जो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो क्या है, कोशिका। तो प्रत्येक जो नई कोशिका बनेगी वो किससे, पुरानी कोशिका से ही बनती है। जिस प्रकार से प्रत्येक नए जीव का निर्माण किससे होता है, किसी ना किसी पुराने जीव से ही होता है। हमारा जन्म हुआ हमारे माता पिता से, हमारे माता पिता का दादा दादी से, उनका भी अपने माता पिता से, ऐसे हुआ। उसी प्रकार से इन्होंने क्या बताया कि जो भी नई कोशिका बनेगी वो पुरानी कोशिका से ही बनती है, वो बताया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, तो रुडोल्फ विर्चो ने। और एक नई बात इन्होंने ऐड कर दी कि प्रत्येक प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले से है, पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है। ये थे भी रुडोल्फ विर्चो, और ये था हमारा कोशिका का जो सामान्य परिचय है वो। तो कोशिका का सामान्य परिचय आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका के सामान्य परिचय के अंदर अपने क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सामान्य परिचय आपने देखा कि साइटोलॉजी, कोशिका, कोशिका का अध्ययन, सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, साइटोलॉजी में अध्ययन। और शब्द दिया गया हार्टविंग, जो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। जीवित कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई, तो जीवित कोशिका की खोज की गई थी ल्यूवेन हुक के द्वारा। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक के द्वारा की गई। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। उसके बाद में अपने इसमें कोशिका का सिद्धांत देखा और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। अब बात करते हैं आगे कोशिका के प्रकार की। नेक्स्ट अपने इसमें क्या बात करेंगे, कोशिका के प्रकार। तो हेडिंग लगाइए, कोशिका के प्रकार। हेडिंग लगाओ भाई, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, यहां से ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक क्वेश्चन बनने की यहां से संभावना है, और वो क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, देखो। जब भी बात करेंगे अपने किसकी, कोशिका की, तो मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, ये है हमारी कोशिका। कोशिका अपने क्या देखना है, इसके प्रकार दो भागों के अंदर बांट दिया। आपने नाम सुना होगा, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। दो नाम लिख रहा हूं यहां पे, प्रोकैरियोटिक, डरना नहीं है नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है आदिम या पुरानी कोशिका। इसका मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है आदिम या पुरानी कोशिका। आदिम, पुरानी, या आप इसको क्या बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो अल्प विकसित।
क्या बोल सकते हो, अल्प विकसित कोशिका। ठीक है। और आगे अपने पढ़ेंगे राइबोसोम। तो उन राइबोसोम में से इसके अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। तो इसमें किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं भाई, इसमें पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। आदिम या पुरानी कोशिकाएं अल्प विकसित है। और इसके यदि अपने बात करें उदाहरण की, तो इसके उदाहरण में आप क्या लिखोगे, उदाहरण। तो इसके जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं भाई सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो। कौन, सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह ये होते हैं ना। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो होते हैं इसके उदाहरण। इधर से क्वेश्चन बनने की संभावना कम। क्वेश्चन बनेगा यहां से यूकेरियोटिक कोशिका आगे दो प्रकार की, उसके अंदर भी एक तो पादप कोशिका और दूसरी कौन सी, जंतु कोशिका। ठीक है ना, कौन सी, पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो एक पादप कोशिका हो गई और एक कौन सी होगी, जंतु कोशिका। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जंतुओं के अंदर, और अपने भी इसी के अंदर आ जाएंगे भी, मानव यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मानव या मनुष्य के अंदर किस प्रकार की कोशिका होती है। ऑप्शन आएगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या दोनों। तो कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका। पादपों में किस प्रकार की होती है, तो भी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक इनके अंदर नहीं होती। और यूकैरियोटिक का मतलब यहां पर यदि मैं लिखूं तो ये क्या होती है, सुविकसित कोशिका होती है। सुविकसित कोशिका। अब ये अगर सुविकसित कोशिका है तो इसके अंदर, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और वो केंद्रक भी कैसा होगा, सुविकसित। उसके बाहर भी केंद्रक का आवरण पाया जाएगा। आवरण कैसा होता है वो अपने बात करेंगे आगे। दूसरी बात यहां पर, इसके अंदर किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसमें लिखोगे 80S प्रकार के राइबोसोम, प्रकार के राइबोसोम। राइबोसोम जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो इंपॉर्टेंट होता है राइबोसोम। आगे अपने पढ़ेंगे, कोशिका का कोशिकांग है। क्वेश्चन आता है प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होते हैं, कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। लास्ट अपने इसके लिख लेते हैं उदाहरण। और उदाहरण की जैसे ही बात आती है तो दोनों आ जाएंगे, या फिर ऐसे लिख लो सभी विकसित जीव जंतु। सभी विकसित जो हो चुके हैं, सभी विकसित जीव जंतु, ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसको स्टार मार्क कर लो, अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से ही आएगा कि मानव के अंदर या मनुष्य के अंदर किस प्रकार पाया जाता है, तो वो किस प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका जो है इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद में आगे जो है अपने कल की क्लास के अंदर नेक्स्ट अपने जो शुरू करेंगे वो करेंगे आगे अपने प्रारूप कोशिका। प्रारूप कोशिका, या फिर ऐसे बोल दो कि कोशिका का प्रारूप कैसा दिखता है, कोशिका होती कैसी है, तो थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए भाई, कोशिका जो होती है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है लगभग, लेकिन जो रेखित पेशियां होती है उनके अंदर बहुकेंद्रक होता है, वो अपवाद। मैंने बोला था अभी कि हर चीज का कोई ना कोई क्या होता है, एक अपवाद होता है। देखो, ये कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोला जाता है केंद्रक आवरण। क्लियर है। इसके बाहर इस प्रकार से, अब देखो इनके मैं नाम लिख रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो अंदर पीले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है केंद्रक। बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, या फिर इसको अलग कलर से करता हूं। देखो, इसको व्हाइट कर देता हूं केंद्रक को। ये जो दिखा, ये क्या है, इसका केंद्रक है। अभी कोशिका, कोशिका में क्या होता है, एक, हर एक कोशिका में केंद्रक होता है। अगर ये यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसके बाहर क्या होगा, केंद्रक आवरण होता है। क्या होता है इसके अंदर, केंद्रक आवरण होता है। और बाहर की ओर जो होती है इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली।
क्या बोला जाता है इसको? कोशिका झिल्ली इसको बोला जाता है। इस प्रकार की दिखाई देती है हमारी कोशिका। और यहीं पर आप इसकी हेडिंग लगा लो। हेडिंग क्या लगाओगे? यहां पर हेडिंग लगाइए, प्रारूप कोशिका। प्रारूप कोशिका, या इसका मतलब आप समझ सकते हो ऐसे कि कोशिका किस प्रकार की दिखता है, उसका प्रारूप कैसा होता है। तो इस प्रकार की होती है कोशिका। अंदर केंद्रक, केंद्रक आवरण, और उसके बाहर क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। अब देखो भाई, कौन सा रंग दिखेगा इसमें? ये व्हाइट ले लेते हैं। देखो, ये जो केंद्रक और केंद्रक के बाहर ये जो आवरण है, इसके मध्य में एक द्रव भरा रहता है। और उस द्रव को क्या बोला जाता है? तो उसको द्रव को बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। उसका नाम क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। और इसके अंदर भी कोशिका झिल्ली और इसके मध्य एक द्रव भरा रहता है, उसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। ध्यान से देखते रहिए। एक तो मैंने लिखा केंद्रक द्रव्य, एक लिखा कोशिका द्रव्य है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है जीव द्रव्य। क्वेश्चन बनता है यहां से, जीव द्रव्य से। जीव द्रव्य। अब ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य के बारे में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या आता है कि इस जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो जीव द्रव्य की खोज की गई थी, उनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे नामक जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई थी इसकी खोज। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है वो बनता है कि इस जीव द्रव्य को कोशिका का, जीव द्रव्य को कहा गया था जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। और ये कहा किसने? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कहा था हेक्सले नामक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया भाई? हेक्सले नामक जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये बात बोली गई। समझ में आ गया? क्वेश्चन यहां से पहला ही क्वेश्चन तो ये बनता है कि जीव द्रव्य है, आगे दिया हुआ होता है केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और सी नंबर में दे देगा ए व बी दोनों, यानी इन दोनों को मिलाकर के निर्माण हुआ किसका? जीव द्रव्य। किसने बताया? पुरकिंजे ने। जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो वो कहा गया था हक्सले के द्वारा। थोड़ा सा और 5 मिनट, और आपको मैं यहां पर पहले बता देता हूं कि अपने कोशिका को किस प्रकार से पढ़ेंगे। हर टॉपिक, जो भी टॉपिक अपने आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में पहले मैं बताता हूं कि किस प्रकार से इसको पढ़ना है। तो कोशिका टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे? तो कोशिका टॉपिक को पढ़ने का अपना आधार रहेगा, सबसे पहले तो अपने पढ़ेंगे इसका बाहरी आवरण। क्या पढ़ेंगे? बाहरी आवरण। और बाहरी आवरण में अभी मैंने आपको बताया सबसे बाहरी आवरण होता है इसका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। वैसे इसके बाहर कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन वो केवल पादपों में। तो अपने केवल जंतुओं के बारे में पढ़ने हैं तो अपने केवल कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। इस कोशिका झिल्ली के बाद में अपने पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे शरीर की जान है वो है कोशिकांग। तो अपने पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। अगर कोशिकांग जिसका नाम नहीं सुना हुआ तो आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का। ये सब क्या होते हैं? कोशिकांग। किस में स्थित होते हैं? कोशिका के अंदर। तो इनके बारे में पढ़ना है। और लास्ट के अंदर अपने पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, और साथ में केंद्रक द्रव्य के बारे में कि केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें स्थित होती है। तो इसके बारे में तो इस प्रकार अपने इसको नाम दिया ए, ये बी, और ये सी। तो यहां से लगेंगे ए से बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली के बारे में, और फिर कोशिकांगों के बारे में, और लास्ट में केंद्रक और केंद्रक द्रव्य के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास खत्म करने से पहले थोड़ा सा आपको और मैं जानकारी दे दूं कि हमारी जिस प्रकार से अपने आज ये शुरू की है पीटीआई की यूट्यूब पर क्लास एनाटॉमी की यूनिट नंबर 7, तो इस यूनिट नंबर 7 की रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट
रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल विस्तार से मैंने करवाई हुई है, तो वो आपको मिलेगी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर। और ये जो है इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास तो यहीं पर मिल भी रही है आपको, ये मात्र 200 रुपए में है, मात्र 200 रुपए में, मात्र 200 रुपए के अंदर। और 200 में क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, ठीक है, और वीडियो लेक्चर भी ऐसा कि कंप्लीट कराया हुआ है बिल्कुल डिटेल से, इससे बाहर और कुछ भी, अभी मैंने आपको बताया था एक दो क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, वो भी यहां से जाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल वीडियो लेक्चर आपको डिटेल में कराया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ कौन सी, जो मैंने पैनल के ऊपर जो अब मैंने आपको लिखाया उसी प्रकार की पीडीएफ आपको उसके अंदर मिलेगी। साथ में इसके अंदर आपको क्विज, और इसके साथ साथ में आपको इसके टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। तो देखो 200 रुपए, मात्र 200 रुपए के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, यूनिट नंबर पूरी कंप्लीट आपको 7 इसके अंदर आपको मिल रही है। तो जिसको ये यूनिट नंबर 7 खरीदनी है तो वो हमारे नानक क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पर जाकर के एनाटॉमी यूनिट नंबर 7 को खरीद सकता है। धन्यवाद।